You are watching Fair Notebook channel, making every lesson fair and simple. स्वागत है आपका फेयर नोटबुक चैनल की ओर से। आज की हमारी वीडियो का विषय है कक्षा 7वीं का अध्याय बाजारों की समझ। बाजार हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भोजन, कपड़े, दवाइयाँ और बहुत सारी आवश्यक वस्तुएं हमें बाजार से मिलती हैं। यह पाठ हमें बाजार के विभिन्न प्रकार, क्रेता और विक्रेता की भूमिका और सरकार और उपभोक्ताओं के महत्व को समझाता है। वीडियो में आप पाठ का सार अंश, क्रियाकलाप और इससे संबंधित प्रश्न उत्तर देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे कि बाजार क्या होते हैं, कैसे कार्य करते हैं, व्यक्तियों के जीवन में बाजारों की क्या भूमिका है, सरकार बाजारों में क्या भूमिका निभाती है, उपभोक्ता अपनी क्रय की गई वस्तुओं और अन्य सेवाओं की गुणवत्ता का आकलन किस प्रकार कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का अध्याय, बाजार का अर्थ और महत्व। बाजार वह स्थान है, वह व्यवस्था है जहां लोग अपनी जरूरी चीज़ों, आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं। बाजार केवल एक भौतिक स्थान नहीं होता, बल्कि यह आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र भी होता है, जहां उत्पादक, व्यापारी और उपभोक्ता आपस में जुड़ते हैं। लोग भोजन, कपड़े, दवाइयाँ, शिक्षा, परिवहन और अन्य सेवाएं बाजार के माध्यम से प्राप्त करते हैं। बाजार व्यक्ति, परिवार और समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ साथ बाजार विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं और विचारों को भी एक दूसरे से जोड़ता है, जिससे समाज में आपसी समझ और सहयोग बढ़ता है। बाजार कैसे कार्य करता है? बाजार के सुचारू संचालन के लिए क्रेता, विक्रेता और कीमत का होना आवश्यक है। विक्रेता अपनी वस्तु को बेचने के लिए एक मूल्य तय करता है, जबकि क्रेता उसी वस्तु को कम कीमत पर खरीदना चाहता है। इस प्रक्रिया में मोल तोल होता है और अंततः दोनों पक्ष एक स्वीकार्य कीमत पर सहमत होते हैं। यदि कीमत पर सहमति नहीं बनती तो लेन देन भी नहीं हो पाता। मांग और आपूर्ति के आधार पर समय के साथ वस्तुओं की एक उचित कीमत तय हो जाती है। यह प्रक्रिया बाजार को संतुलित बनाए रखने में सहायक होती है। बाजारों के प्रकार। बाजार कई प्रकार के होते हैं। प्रत्यक्ष या भौतिक बाजार वे होते हैं जहां क्रेता और विक्रेता आमने सामने मिलते हैं, जैसे कि साप्ताहिक हाट, सड़क के किनारे दुकानें और मॉल। आज के समय में ऑनलाइन बाजार भी बहुत प्रचलित हो गए हैं, जहां मोबाइल ऐप या वेबसाइट के जरिए वस्तुएं और सेवाएं खरीदी जा सकती हैं। इसके अलावा घरेलू बाजार देश की सीमा के भीतर होने वाले व्यापार को दर्शाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार देशों के बीच आयात निर्यात से संबंधित होता है। ये सभी बाजार मिलकर अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाते हैं। थोक और खुदरा बाजार की भूमिका। थोक बाजार में बड़ी मात्रा में वस्तुएं खरीदी जाती हैं और बेची जाती हैं। थोक विक्रेता उत्पादकों से सीधे वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गोदामों या शीतागार में संग्रहण करके रखते हैं। इसके बाद ये वस्तुएं खुदरा विक्रेताओं तक पहुंचाई जाती हैं। खुदरा विक्रेता कम मात्रा में वस्तुएं उपभोक्ता को बेचते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में वितरक और संग्राहक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थोक और खुदरा बाजार मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि उपभोक्ताओं को समय पर जरूरी वस्तुएं उपलब्ध हो सकें। आपूर्ति श्रृंखला और उत्पादन।
वस्तुएं उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचने के लिए कई चरणों से गुजरती हैं। इस पूरी प्रक्रिया को आपूर्ति श्रृंखला कहा जाता है। जैसे कि कपास खेतों से कारखानों तक पहुंचती है, फिर उससे कपड़ा और वस्त्र बनाए जाते हैं। इसके बाद थोक बाजार और खुदरा बाजार के माध्यम से ये वस्त्र उपभोक्ताओं तक पहुंचते हैं। आपूर्ति श्रृंखला का सही संचालन वस्तुओं की उपलब्धता, कीमत और गुणवत्ता को बनाए रखने में सहायक होता है। लोगों के जीवन में बाजार की भूमिका। बाजार लोगों के दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है। यह लोगों को रोजगार प्रदान करता है और आय का स्रोत बनता है। कई बार क्रेता और विक्रेता के बीच वर्षों तक भरोसे का संबंध बना रहता है। कुछ बाजार सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी रखते हैं, जैसे कि मणिपुर का ईमा कैथल बाजार, जहां महिलाएं स्वयं दुकानें चलाती हैं। ऐसे बाजार न केवल आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, बल्कि समाज में सहयोग, संवाद और सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ाते हैं। बाजार में सरकार की भूमिका। सरकार बाजार को निष्पक्ष और सुचारू बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण रखती है और किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य भी तय करती है। इसके अलावा सरकार न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करती है ताकि श्रमिकों का शोषण न हो। गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार विभिन्न मानक और प्रमाणन चिन्ह जारी करती है, जिससे उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं मिल सकें। उपभोक्ता गुणवत्ता का आकलन कैसे करते हैं? उपभोक्ता किसी वस्तु या सेवा को खरीदते समय उसकी गुणवत्ता का आकलन करते हैं। वे वस्तु की कीमत, उसकी मजबूती, उपयोगिता और पैकेट पर दिए गए विवरण को देखते हैं। निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि, अधिकतम खुदरा मूल्य और मानक चिन्ह उपभोक्ता को सही निर्णय लेने में सहायता करते हैं। जागरूक उपभोक्ता गुणवत्ता की पहचान करके न केवल अपना लाभ सुरक्षित करता है, बल्कि बाजार को बेहतर और जिम्मेदार बनाने में भी अपना योगदान देता है। तो इस पाठ से हमने सीखा कि बाजार उस मूल्य पर क्रेता और विक्रेता के मध्य विनिमय सुगम बनाता है जिस पर दोनों की सहमति हो और जो क्रेता की मांग और विक्रेता की आपूर्ति द्वारा निर्धारित होता है। बाजार में उत्पादक, थोक विक्रेता, वितरक और खुदरा विक्रेता जैसे भागीदारों की श्रृंखला अंतिम उपभोक्ता तक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करती है। बाजार आदान प्रदान के स्थान भी हैं, क्योंकि वह व्यक्तियों को एक साथ लाते हैं और विचारों और परंपराओं के आदान प्रदान को भी संभव बनाते हैं। सरकार वस्तुओं और सेवाओं के गुणवत्ता मानकों को बढ़ावा देने और बाजार के उचित मोल तोल के लिए नियामक भूमिका निभाती है। हालांकि उपभोक्ता सरकारी संस्थाओं के द्वारा उत्पाद पर दिए गए प्रमाणिक चिन्हों और ऑनलाइन समीक्षाओं के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता का आकलन भी कर सकते हैं। इस पाठ के प्रारंभ में जो प्रश्न हैं उनके उत्तर इस प्रकार से हैं। बाजार क्या होते हैं और वे कैसे कार्य करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है, बाजार वह स्थान या व्यवस्था है जहां वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है। बाजार केवल दुकान या हाट तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसमें साप्ताहिक बाजार, मॉल, थोक बाजार और ऑनलाइन बाजार भी शामिल हैं। बाजार के कार्य करने के लिए क्रेता, विक्रेता और कीमत का होना जरूरी है। विक्रेता अपनी वस्तु को बेचने के लिए मूल्य तय करता है और क्रेता उस मूल्य पर वस्तु खरीदने या मोल तोल करने का प्रयास करता है। जब दोनों एक कीमत पर सहमत होते हैं तब लेन देन पूरा होता है। इस प्रकार मांग और आपूर्ति के आधार पर बाजार कार्य करता है। प्रश्न,
व्यक्तियों के जीवन में बाजारों की क्या भूमिका है? तो इसका उत्तर है बाजार व्यक्तियों के दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोग भोजन, कपड़े, दवाइयाँ, शिक्षा, परिवहन और अन्य सेवाएं बाजार के माध्यम से प्राप्त करते हैं। बाजार लोगों को रोजगार और आय के अवसर भी प्रदान करता है। कई बार क्रेता और विक्रेता के बीच विश्वास का संबंध बन जाता है जो वर्षों तक चलता है। बाजार सामाजिक और सांस्कृतिक मेल मिलाप का भी केंद्र होते हैं, जहां लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। इस प्रकार बाजार व्यक्ति, परिवार और समाज के जीवन को सुचारू रूप से चलाने में सहायता करते हैं। इसके बाद प्रश्न, सरकार बाजारों में क्या भूमिका निभाती है? इसका उत्तर है सरकार बाजारों को निष्पक्ष और सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वह आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण रखती है ताकि उपभोक्ताओं का शोषण न हो। किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी भी तय की जाती है। सरकार गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को लागू करती है, जैसे कि खाद्य पदार्थों या दवाओं की जांच करना। इसके अलावा सरकार पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को नियंत्रित करती है और सार्वजनिक सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध करवाती है। प्रश्न है, उपभोक्ता अपनी क्रय की गई वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता का आकलन किस प्रकार कर सकते हैं? इसका उत्तर है कि उपभोक्ता वस्तु या सेवा खरीदते समय उसकी गुणवत्ता का आकलन कर सकते हैं। वे वस्तु की कीमत, उसकी मजबूती, उपयोगिता और पैकेट पर दी गई जानकारी को ध्यान से देख सकते हैं। निर्माण तिथि, उसकी समाप्ति एक्सपायरी डेट, अधिकतम खुदरा मूल्य और सामग्री सूची महत्वपूर्ण होती है। इसके साथ ही फसाई यानी FSSAI, ISI, एग मार्क और BW स्टार रेटिंग जैसे प्रमाणन चिन्ह गुणवत्ता और सुरक्षा की पहचान में सहायता करते हैं। जागरूक उपभोक्ता इन संकेतों के आधार पर सही निर्णय ले सकता है। बाजारों की समझ, इस पाठ के बीच में जो क्रियाकलाप दिए गए हैं उनके उत्तर इस प्रकार से हैं, जैसे कि यह हम्पी बाजार की एक तस्वीर है। इसी पर आधारित आइए पता लगाएं के अंतर्गत पृष्ठ संख्या 251 पर पूछा गया है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह बाजार अपनी समृद्धि की चरम सीमा पर कैसा रहा होगा? और क्या आप अपने राज्य में किन्हीं पुराने बाजारों के बारे में जानते हैं? वे वर्तमान बाजारों से किस प्रकार समान रहे होंगे या भिन्न होंगे? अपने परिवार और समुदाय के वरिष्ठ जनों से भी आप चर्चा करके उत्तर लिख सकते हैं। एक उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है कि आप उत्तर किस प्रकार लिख सकते हैं। समृद्धि की चरम सीमा पर हम्पी बाजार बहुत जीवंत और चहल पहल वाला रहा होगा। दूर दूर से व्यापारी यहाँ आते होंगे और तरह तरह की वस्तुएं उपलब्ध होती होंगी। बाजार में अनाज, कपड़े, मसाले, आभूषण और पशुओं का व्यापार बड़े पैमाने पर होता रहा होगा। लोगों की आवाजाही अधिक रही होगी और बाजार क्षेत्र आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा होगा। तो पुराने बाजारों के बारे में जो दूसरा प्रश्न था उसका उत्तर लिख सकते हैं कि मेरे राज्य में कुछ पुराने बाजार प्रसिद्ध रहे हैं, जहां साप्ताहिक हाट या पारंपरिक बाजार लगते थे। जैसे कि दिल्ली के चांदनी चौक में एक प्रसिद्ध पुराना बाजार है जो मुगल काल से चला आ रहा है, जहां कपड़े, आभूषण, मसाले, स्ट्रीट फूड और पारंपरिक हस्तशिल्प मिलते हैं। इसके अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे लाल किले का छत्ता चौक या पुरानी दिल्ली की संकरी गलियों वाले बाजार। इस तरह की संकरी गलियों वाले बाजार अक्सर ही हर एक बड़े कस्बे या शहर में देखने को मिल जाते हैं। तो पुराने और नए बाजारों में जो समानताएं, दोनों में मोल तोल होता है, विविध वस्तुएं मिलती हैं, सामाजिक मिलन जुलन और स्थानीय संस्कृति को महत्व यहाँ दिया जाता है। भिन्नताएं क्या हैं? पुराने बाजारों में संकरी गलियाँ, छोटी दुकानें, अधिक व्यक्तिगत संबंध और पारंपरिक तरीके होते थे। वर्तमान के जो बाजार हैं उनमें मॉल और ऑनलाइन शॉपिंग
में एयर कंडीशन, फिक्स्ड प्राइस, ब्रांडेड सामान और डिजिटल भुगतान अधिक जोर शोर से होता है। पुराने बाजार सामुदायिक केंद्र अधिक थे, जबकि आधुनिक बाजार सुविधाजनक लेकिन कम व्यक्तिगत हो गए हैं। पृष्ठ संख्या 251, आइए पता लगाएं। चित्र का अवलोकन करें। ये व्यक्ति क्या चर्चा कर रहे हैं? कल्पना करें कि आप और आपका साथी अमरूद के क्रेता और विक्रेता हैं। आप दोनों के बीच हुए संवाद को लेकर एक नाटक तैयार करके अपनी कक्षा में प्रस्तुत करें। तो इस तस्वीर को देखने के बाद आप कुछ डायलॉग लिखने हैं, जैसे कि अमरूद बेचे जा रहे हैं और एक क्रेता उसको खरीद रहा है। तो इसी को आधार बनाकर आपने वार्तालाप लिखना है और छोटी सी नाटिका तैयार करनी है। संवाद किस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पर एक उदाहरण दे रहे हैं। जैसे कि नाटिका का नाम अमरूद का सौदा, इसमें पात्र एक तो विक्रेता फल वाला और एक क्रेता ग्राहक। विक्रेता क्या कहता है? ये बहन जी ताज़े और मीठे अमरूद हैं, आज ही तोड़े गए हैं। क्रेता, नमस्ते भैया, अमरूद अच्छे लग रहे हैं, कीमत क्या है? विक्रेता, 80 रुपये किलो, बहुत बढ़िया माल है। क्रेता, भैया थोड़ा महंगा है, 60 रुपये किलो कर दीजिए। विक्रेता, 60 में तो मुझे नुकसान हो जाएगा, 70 दे सकता हूँ। क्रेता, ठीक है, 70 रुपये किलो दे दीजिए और आधा किलो तोल दीजिए। विक्रेता, ठीक है, तोल कर ये लीजिए आधा किलो अमरूद। क्रेता, धन्यवाद भैया, ये लीजिए पैसे। विक्रेता, धन्यवाद, फिर आइएगा। तो इस तरह से छोटी सी नाटिका और उसके लिए वार्तालाप आप तैयार कर सकते हैं। पृष्ठ संख्या 252, क्या आप किसी ऐसे बाजार के बारे में सोच सकते हैं जहां मोल तोल कम प्रचलित है और क्यों? तो इस गतिविधि का उत्तर है, ऐसे बाजार भी होते हैं जहां मोल तोल कम और बिल्कुल भी नहीं होता, जैसे कि बड़े बड़े मॉल, सुपरमार्केट और ऑनलाइन बाज़ारों में वस्तुओं के दाम पहले से तय होते हैं। इन बाज़ारों में कीमतें बारकोड, बिलिंग प्रणाली और कंपनियों द्वारा निर्धारित होती हैं। इसके अलावा ब्रांडेड वस्तुओं की गुणवत्ता, कर और सेवा शुल्क पहले से ही जुड़े होते हैं, इसलिए मोल तोल की गुंजाइश इनमें नहीं होती। समय की बचत और पारदर्शिता के कारण ऐसे बाज़ारों में लोग तय कीमत पर खरीदारी करते हैं। पृष्ठ संख्या 254 पर आइए विचार करें के अंतर्गत पूछा गया है, साप्ताहिक बाजार में देर रात को सब्जियां दिन की तुलना में सस्ती हो जाती हैं। आपके विचार में ऐसा क्यों होता है? और जो सर्द ऋतु है उसके अंत में कपड़े की दुकानों से ऊनी वस्त्र हैं उन पर भारी छूट दी जाती है, ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है कि देर रात तक सब्जियां न बिकने पर उनके खराब होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए विक्रेता बची हुई सब्जियां कम दाम पर बेच देते हैं ताकि उन्हें नुकसान ना हो। साथ ही रात में ग्राहकों की संख्या कम होनी शुरू हो जाती है, जिससे सब्जियों की मांग घटती है और कीमतें कम करनी पड़ती हैं। अगली सुबह नई सब्जियां लानी होती हैं, इसलिए पुरानी सब्जियां सस्ते में निकाल दी जाती हैं। और सर्द ऋतु के अंत में ऊनी वस्त्रों पर छूट क्यों दी जाती है? शीत ऋतु के अंत में ऊनी कपड़ों की मांग कम हो जाती है क्योंकि मौसम गर्म होने लगता है। दुकानदार पुराने स्टॉक को खाली करने के लिए ऊनी कपड़ों पर भारी छूट देते हैं। इससे उन्हें नई ऋतु के कपड़े रखने की जगह मिल जाती है और माल खराब होने या पुराना पड़ने से भी बच जाता है। पृष्ठ संख्या 255, आइए विचार करें के अंतर्गत आपके विचार में ऑनलाइन और प्रत्यक्ष क्रय के क्या लाभ और क्या हानियां हैं? इसका उत्तर क्रेता और विक्रेता दोनों के दृष्टिकोण से लिखना है। तो ऑनलाइन और प्रत्यक्ष क्रय के लाभ और हानियां पहले क्रेता के दृष्टिकोण से। उसको क्या लाभ है? घर बैठे खरीदारी की सुविधा मिलती है, वस्तुओं की अधिक विविधता और कीमतों की तुलना आसान होती है, समय और यात्रा खर्च भी बच जाता है। इसमें हानि क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग में वस्तु को छूकर या देखकर जांच नहीं कर सकते, खराब या गलत वस्तु मिलने की संभावना रहती है और वापसी और शिकायत की प्रक्रिया कभी कभी कठिन और लंबी होती है।
विक्रेता के दृष्टिकोण से देखें तो ऑनलाइन शॉपिंग जो है अधिक ग्राहकों तक इसमें पहुंचना संभव होता है। दुकान किराया या कर्मचारियों का खर्च कम होता है। बिक्री 24 घंटे हो सकती है। इसमें हानियां क्या है? इसमें डिलीवरी, पैकिंग और रिटर्न का खर्च बढ़ जाता है। तकनीकी समस्याओं और ऑनलाइन प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। ग्राहकों से प्रत्यक्ष संबंध कम बन पाता है। इसके बाद पृष्ठ संख्या 255 पर कुछ सेवाओं के लिए व्यक्तिगत संपर्क की आवश्यकता होती है, जैसे कि कपड़े की सिलाई, जिसकी सेवा ऑनलाइन प्रदान नहीं की जा सकती। क्या आप ऐसी अन्य सेवाओं का सुझाव दे सकते हैं जिनके लिए प्रत्यक्ष बाजार की ज़रूरत होती है? तो कुछ सेवाओं के लिए व्यक्तिगत संपर्क आवश्यक होता है, इसलिए उन्हें ऑनलाइन प्रदान नहीं किया जा सकता, जैसे कि कपड़े की सिलाई और दर्जी की सेवा, नाई या सैलून की सेवाएं, डॉक्टर द्वारा शारीरिक जांच, वाहन मरम्मत और इलेक्ट्रीशियन का कार्य, फोटोग्राफी और इवेंट के दौरान सजावट, शिक्षक द्वारा ट्यूशन। इन सेवाओं में ग्राहक और सेवा प्रदाता का आमने सामने मिलना जरूरी होता है, इसलिए प्रत्यक्ष बाजार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहती है। पृष्ठ संख्या 257 के अनुसार गतिविधि है। यह एक चित्र है 12.11 जो कि वस्तु के बनने से लेकर उत्पादक, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता और उपभोक्ता तक वस्तुएं कैसे पहुंचती हैं उसका एक प्रवाह चित्र है। इसी पर आधारित गतिविधि है कि इस चित्र को ध्यान से देखें और विनिर्माता या उत्पादक से उपभोक्ता तक वस्तुओं के प्रवाह का वर्णन करें। इस प्रवाह में थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता की क्या भूमिका होती है? इसका उत्तर है कि प्रवाह चित्र में वस्तुओं का प्रवाह इस प्रकार दिखाया गया है। सबसे पहले उत्पादक या विनिर्माता, उसके बाद वस्तु थोक विक्रेता के पास, फिर खुदरा विक्रेता और अंत में उपभोक्ता के पास पहुंचती है। उत्पादक, जिसमें किसान या फैक्ट्री हो सकती है, कच्चे माल से वस्तुएं बनाते हैं और बड़ी मात्रा में थोक विक्रेता को बेचते हैं। थोक विक्रेता कई खुदरा विक्रेताओं को वस्तुएं वितरित करता है। खुदरा विक्रेता छोटी मात्रा में उपभोक्ताओं को ये चीज़ें बेचता है। तो इसमें थोक विक्रेता की क्या भूमिका है? थोक विक्रेता उत्पादक से बड़ी मात्रा में वस्तुएं खरीदता है, गोदामों में संग्रह करता है और खुदरा विक्रेताओं को बेचता है। वह उत्पादक और खुदरा विक्रेता के बीच सेतु का कार्य करता है और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करता है। खुदरा विक्रेता की क्या भूमिका रहती है इसमें? खुदरा विक्रेता थोक विक्रेता से वस्तुएं खरीदता है और उपभोक्ताओं की दैनिक जरूरत के अनुसार छोटी मात्रा में उन्हें बेचता है, जैसे कि किराना की दुकान या शॉपिंग मॉल। वह उपभोक्ताओं तक वस्तुएं आसानी से पहुंचाता है। पृष्ठ संख्या 262 अपने समीप खुदरा विक्रेता से किसी उत्पाद, उसके मूल स्थान या दुकान तक पहुंचने की प्रक्रिया में आपूर्तिकर्ताओं की श्रृंखला के बारे में जानकारी प्राप्त करें। और जो चित्र है 12.11 जो हमने पीछे देखा था फ्लो चार्ट, उसका उपयोग भी आप इसके लिए कर सकते हैं। तो इसके लिए आप किसी भी दुकानदार के पास जाकर किसी एक वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करें और उसके बारे में लिखें। तो उदाहरण यहाँ दे रहे हैं कैसे लिखना है। मैंने अपने इलाके की फल सब्जी की दुकान से बात की और एक उत्पाद चुना, सेब। इसका मूल स्थान और प्रक्रिया जो कि मुझे दुकानदार से प्राप्त हुई। सेब मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर के बागों से आते हैं। किसान सेब तोड़कर स्थानीय मंडी में थोक विक्रेताओं को बेचते हैं। थोक विक्रेता बड़े ट्रकों से शहर की बड़ी मंडी में उसे लाते हैं, वहां से छोटे दुकानदार खरीदकर अपनी दुकान पर बेचते हैं। तो इसका फ्लो चार्ट कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले किसान से वह सेब पहुंचा थोक विक्रेता के पास मंडी में, वहां से ये खुदरा विक्रेता के पास,
यानी दुकानदारों के पास और वहाँ से उपभोक्ता यानी हमारे पास पहुँचा। इस पूरी प्रक्रिया को आपूर्ति श्रृंखला कहा जाता है। थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता के बिना उत्पाद सीधे उपभोक्ता तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। यह श्रृंखला बाजार को सुचारू रूप से चलाने में सहायता करती है। पृष्ठ संख्या 262 पर ही है गतिविधि। हमने बाजारों के अलग अलग आयामों की चर्चा की। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारा जीवन बाजारों के बिना कैसा होगा? यदि किसान चावल, गेहूं, दाल, सब्जियां और फल बाजार में ना लाए तो क्या होगा? और अगर सूरत में वस्त्र बनाने वाले उत्पादक बाजार से कपास जैसी सामग्री न खरीद पाएँ तो क्या होगा? कल्पना करनी है और इसका उत्तर लिखना है। यदि हमारे जीवन में बाजार ना हो तो दैनिक जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। हमें भोजन, कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुएं आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाएंगी। यदि किसान चावल, गेहूं, दालें, सब्जियां और फल बाजार में न लाए तो लोगों को भोजन की भारी कमी का सामना करना पड़ेगा और भूख और कुपोषण की समस्या बढ़ सकती है। शहरों में रहने वाले लोग स्वयं खेती नहीं कर सकते, इसीलिए वे पूरी तरह बाजार पर निर्भर रहते हैं। इसी प्रकार यदि सूरत में वस्त्र बनाने वाले उत्पादक बाजार से कपास जैसी आवश्यक सामग्री ना खरीद पाएँ तो कपड़ा उद्योग बंद हो सकता है। इससे कपड़ों की कमी होगी, लोगों को पहनने के लिए वस्त्र नहीं मिलेंगे और हजारों कारीगर बेरोजगार हो जाएंगे। इससे अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए बाजार हमारे जीवन में बहुत आवश्यक हैं। वे उत्पादकों और उपभोक्ताओं को जोड़ते हैं और हमारी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फ्लो चार्ट जो हमने पहले देखा था उसी को एक बार फिर देखें। इसी पर आधारित पूछा गया है कि उपभोक्ता आजकल कम विद्युत खपत वाले फ्रिज खरीदना पसंद करते हैं। जब बड़ी संख्या में उपभोक्ता कम बिजली खपत वाले रेफ्रिजरेटर मांग करने लगे तो आपके विचार में जो फ्लो चार्ट है उसके नेटवर्क में क्या परिवर्तन होता है? इसका उत्तर है कि जब बड़ी संख्या में उपभोक्ता कम विद्युत खपत वाले रेफ्रिजरेटर की मांग करने लगते हैं तो फ्लो चार्ट में परिवर्तन होते हैं। जैसे कि उपभोक्ता से संकेत शुरू होता है। उपभोक्ता खुदरा विक्रेताओं से अधिक संख्या में कम बिजली वाले रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं और पुराने मॉडल कम खरीदते हैं। खुदरा विक्रेता की क्या प्रतिक्रिया रहती है? दुकानदार देखते हैं कि कम बिजली खपत वाले मॉडल तेज़ी से लोकप्रिय हो रहे हैं, तेज़ी से बिक रहे हैं। वे थोक विक्रेताओं से इन मॉडलों की अधिक मात्रा की मांग करते हैं और उच्च खपत वाले मॉडल कम ऑर्डर करते हैं। थोक विक्रेता की प्रतिक्रिया क्या रहती है? थोक विक्रेता खुदरा विक्रेताओं की बढ़ी हुई मांग को देखकर उत्पादकों विनिर्माताओं से कम बिजली वाले फ्रिज की बड़ी मात्रा में मांग करते हैं। उत्पादक और विनिर्माता की क्या प्रतिक्रिया रहती है? कंपनियां बाजार में इस संकेत को समझकर अधिक ऊर्जा कुशल जैसे कि 5 स्टार BEE रेटिंग वाले रेफ्रिजरेटर का उत्पादन बढ़ाने लगती हैं। वे नई तकनीक अपनाती हैं या उत्पादन लाइन में बदलाव करती हैं। इस प्रकार मांग का संकेत श्रृंखला के अंत यानी उपभोक्ता से शुरू होकर शुरुआत यानी उत्पादक तक पहुंचता है। बाजार इसी तरह उपभोक्ताओं की बदली हुई पसंद को उत्पादक तक पहुंचाता है, जिससे समृद्धि और कुशलता दोनों बढ़ती है। पृष्ठ संख्या 264 पर चित्र दिया गया है और 65 पर एक गतिविधि है। पहले चित्र के बारे में जानकारी है कि वर्तमान में ऐसी अनेक परंपराएं हैं जो क्रय और विक्रय से कहीं आगे हैं। जैसे कि दक्षिण भारत में हल्दी और कुमकुम यानी सिंदूर के विक्रेता अपने ग्राहकों को शुभ कामनाओं के तौर पर हल्दी और कुमकुम की थोड़ी मात्रा अलग से बिना किसी शुल्क के देते हैं। इसी पर आधारित आइए पता लगाएं के अंतर्गत पूछा गया है, क्या आपने अपने समुदाय या पड़ोस में ऐसी कोई प्रथा देखी है?
तो उस प्रथा का वर्णन चित्र या लघु अनुच्छेद के द्वारा कीजिए। इसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि हमारे समाज में सबसे आम प्रथा जो दक्षिण भारत की हल्दी कुमकुम प्रथा जैसी है उससे मेल खाती है, वह है सब्जी विक्रेताओं द्वारा दिखाई जाने वाली उदारता। जब भी हम सब्जी मंडी या फेरी वाले से सब्जियां खरीदते हैं तो अंत में विक्रेता अक्सर थोड़ा सा हरा धनिया या हरी मिर्च मुफ्त में थैले में डाल देते हैं। इसके लिए वे कोई अतिरिक्त शुल्क या पैसे नहीं मांगते। कई बार मिठाई की दुकानों पर भी दुकानदार बच्चे को देखकर उसे एक छोटी मिठाई या टॉफ़ी मुफ्त में दे देते हैं। यह छोटी सी भेंट ग्राहक के प्रति सम्मान और अच्छे संबंधों का प्रतीक है, जो बताती है कि हमारे समाज में रिश्ते मुनाफे से बढ़कर हैं। पृष्ठ संख्या 265 पर आइए पता लगाएं के अंतर्गत दो गतिविधियां। प्याज भारत के अधिकांश भागों में भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ ऋतुओं में इसकी आपूर्ति बाजार में कम हो जाती है। आपके विचार में ऐसा होने पर प्याज के मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है? और दूसरा, अगर प्याज की आपूर्तिकर्ता आवश्यक मात्रा में प्याज बाजार में नहीं लाएंगे तो क्या होगा? आपके विचार से सरकार को इस स्थिति में क्या करना चाहिए? इसका उत्तर है कि कुछ ऋतुओं में प्याज की आपूर्ति कम हो जाती है तो बाजार में उसकी उपलब्धता घट जाती है। मांग वहीं रहने पर या बढ़ने पर प्याज के दाम बहुत बढ़ जाते हैं। कम आपूर्ति और अधिक मांग के कारण कीमतों में तेजी आ जाती है, जिससे उपभोक्ताओं को महंगा प्याज खरीदना पड़ता है। और अगर प्याज के आपूर्तिकर्ता आवश्यक मात्रा में प्याज बाजार में नहीं लाएंगे तो क्या होगा? इसका उत्तर है, यदि आपूर्तिकर्ता आवश्यक मात्रा में प्याज बाजार में नहीं लाएंगे तो कमी और जमाखोरी की स्थिति पैदा होगी और कीमतें बहुत अधिक बढ़ जाएंगी। इससे आम लोगों को कठिनाई होगी। ऐसी स्थिति में सरकार को क्या करना चाहिए? इस स्थिति में सरकार को भंडार से प्याज जारी करना चाहिए, जमाखोरी पर रोक लगानी चाहिए, अधिकतम मूल्य तय करना चाहिए और अन्य राज्यों या देशों से आपूर्ति को बढ़ाना चाहिए ताकि कीमतें नियंत्रित रहें और लोगों को राहत मिले। पृष्ठ संख्या 267, आइए विचार करें के अंतर्गत वे कौन कौन से अन्य क्षेत्र हैं जहां आप सरकार को बाजार के कार्यकलापों में भाग लेते हुए देखते हैं? क्या ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां सरकार को हस्तक्षेप कम करने की ज़रूरत है? परिवार या संबंधियों से या आपस में चर्चा करके उत्तर लिखें। तो सरकार कई क्षेत्रों में बाजार के कार्यकलापों में भाग लेती है, जैसे कि खाद्य आपूर्ति, राशन दुकानों के माध्यम से अनाज, चीनी, दालें आदि उपलब्ध कराती है। स्वास्थ्य सेवाएं, सरकारी अस्पतालों में दवाइयों और इलाज की व्यवस्था करती है। शिक्षा, सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा उपलब्ध करवाती है। परिवहन, सरकारी बस, रेल और मेट्रो सेवाएं चलाती है। ऊर्जा और ईंधन, बिजली, गैस और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों और आपूर्ति को नियंत्रित करती है। इन क्षेत्रों में सरकार हस्तक्षेप करके आम लोगों के हितों की रक्षा करती है। ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां सरकार को हस्तक्षेप कम करने की ज़रूरत है, तो इसका उत्तर है हाँ। कुछ क्षेत्रों में सरकार को कम हस्तक्षेप करना चाहिए, जैसे छोटे व्यवसाय और स्थानीय बाजार, जहां व्यापारी स्वयं मांग आपूर्ति के अनुसार कार्य कर सकते हैं। इन क्षेत्रों में सीमित दखल से व्यापार में स्वतंत्रता बढ़ती है और अर्थव्यवस्था को भी गति मिलती है। पृष्ठ संख्या 267, आइए विचार करें के अंतर्गत आपके और आपके पड़ोस में अगली गली में बच्चों की टोली के मध्य कंचे खेलने की प्रतियोगिता है। आप प्रतियोगिता के लिए कंचे खरीदना चाहते हैं। आपने 150 रुपये बचा रखे हैं। आप कंचे खरीदने के लिए दुकान जाते हैं। कंचों के कौन से गुणों को आप देखेंगे ताकि आप प्रतियोगिता जीत सकें? तो इसका उत्तर है कि कंचे खरीदते समय सबसे पहले आकार और वजन देखा जाएगा, क्योंकि समान आकार और उचित वजन वाले कंचे खेलने में संतुलन देते हैं।
कंचों की गोलाई की जांच करनी चाहिए ताकि वे सीधे दिशा में लुढ़क सकें। इसके साथ ही उनकी मजबूती भी देखना चाहिए। चिकनी सतह वाले कंचे चुनने चाहिए जिनमें पकड़ और निशाना बेहतर लगता है। इस प्रकार सही दाम और संख्या देखनी चाहिए ताकि 150 रुपये में अच्छे और पूरी मात्रा में कंचे मिल सकें और प्रतियोगिता जीती जा सके। पृष्ठ संख्या 267। अपने घर के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों पर BEE स्टार रेटिंग को जांचें और उनकी विद्युत दक्षता के बढ़ते हुए क्रम में सारे उपकरणों का एक चार्ट तैयार करें। तो अपने घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं उनके ऊपर आपने इस प्रकार की रेटिंग को जांचना है। तो इस गतिविधि को घर पर करें। सभी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों जिनमें फ्रिज है, AC है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, पंखा है, माइक्रो ओवन है, इन पर BEE रेटिंग का लेवल देखें। यह लेवल लाल पीले रंग का होता है जिसमें 1 से 5 तक स्टार होते हैं। ज़्यादा स्टार अधिक विद्युत दक्षता यानी बिजली की कम खपत। तो बढ़ती दक्षता के अनुसार एक नमूने का चार्ट जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे कि उपकरण का नाम लिखें, रेटिंग लिखें और विद्युत दक्षता का स्तर लिखें। जैसे पुराना पंखा 1 स्टार, सबसे कम दक्षता। पुराना टीवी 2 स्टार, उसकी भी दक्षता कम, ज़्यादा खपत करेगा बिजली की। वॉशिंग मशीन 3 स्टार, मीडियम रेंज की है ये, ना ज़्यादा बिजली ना कम। के बाद फ्रिज 4 स्टार, अच्छी दक्षता है। और नया AC 5 स्टार, सबसे अधिक दक्षता वाला जो सबसे कम बिजली की खपत करेगा। तो बच्चों आपके लिए सुझाव है कि अपने घर के वास्तविक उपकरणों की सूची बनाएं, उपकरण पर लगे BEE स्टार लेवल देखकर रेटिंग लिखें और इस प्रकार का चार्ट साफ सुथरे ढंग से तैयार करें। बाजारों की समझ पाठ के अंत में जो प्रश्न दिए गए उनके उत्तर इस प्रकार से हैं। बाजार की मुख्य विशेषता क्या है? हाल में जब आप बाजार गए तब वहाँ कौन कौन सी विशेषताएं देखीं? तो इसका उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं। बाजार की जो मुख्य विशेषता है वह है क्रेता विक्रेता की उपस्थिति और वस्तुओं की उपलब्धता, कीमत का निर्धारण और मोल भाव। हाल में बाजार में मैंने साप्ताहिक ठेले, तय और मोल वाली कीमतें, नगद और डिजिटल भुगतान तथा ग्राहकों की भीड़ देखी। अध्याय के आरंभ में दिए गए प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के उद्धरण की प्रासंगिकता क्या है? उद्धरण इस बात को दर्शाता है कि बाजार केवल खरीद बिक्री का स्थान नहीं बल्कि मांग, आपूर्ति और मानव व्यवहार पर आधारित व्यवस्था है। यह अध्याय बाजार के इन्हीं पहलुओं को समझाता है, इसीलिए यह उद्धरण पूरी तरह से प्रासंगिक है। प्रश्न: यदि अमरूद विक्रेता को अच्छा मूल्य मिल रहा है तो किसान क्या करेगा? इसका उत्तर है विक्रेता अधिक अमरूद खरीदेगा तो किसान को बेहतर कीमत मिलेगी। किसान अगली ऋतु में ज़्यादा अमरूद के पेड़ लगाएगा या अधिक उत्पादन करेगा क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि मांग और कीमत अच्छी है, इससे आपूर्ति बढ़ेगी। प्रश्न: क्या ऐसे उत्पाद हैं जिनकी मांग कम होने पर भी मूल्य अधिक होता है? अगर हैं तो कौन कौन से? इसका उत्तर है ऐसे कई उत्पाद हैं जैसे सोना, हीरे, दुर्लभ दवाइयाँ और ब्रांडेड वस्तुएं जिनकी मांग चाहे कम हो फिर भी उनका मूल्य अधिक ही रहता है। इनका मूल्य अधिक होने का कारण सीमित उपलब्धता, विशेष गुणवत्ता, प्रतिष्ठा और उच्च उत्पादन लागत होती है। इसके बाद एक तालिका दी गई है, इसमें बाजारों को उनकी विशेषताओं के अनुसार मिलान कीजिए। जैसे कि प्रत्यक्ष बाजार, इसका मिलान होगा क्रेता और विक्रेता की प्रत्यक्ष उपस्थिति जरूरी है। ऑनलाइन बाजार, क्रेता और विक्रेता आभासी रूप से मिलते हैं और किसी भी समय लेन देन कर सकते हैं। घरेलू बाजार, किसी राष्ट्र की सीमा के भीतर स्थित बाजार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार, वस्तुएं और सेवाएं जो राष्ट्र की सीमा के बाहर भेजी जाती हैं। थोक बाजार, बड़ी मात्रा में सौदे जहां होते हैं। और खुदरा बाजार, अंतिम उपभोक्ताओं तक वस्तुएं और सेवाएं पहुंचाने का कार्य करता है।
इसके बाद प्रश्न है सब्जियों के खुदरा विक्रेता की वास्तविक जीवन स्थिति पर चर्चा करें। एक परिवार सब्जियां खरीदने के लिए दुकान पर आया। विक्रेता जो फलियां ठेले बेच रहा था उसकी कीमत 30 रुपये प्रति किलोग्राम थी। महिला ने कीमत को 25 रुपये प्रति किलोग्राम नीचे लाने के लिए कहा, लेकिन विक्रेता ने उस मूल्य पर विक्रय करने से मना कर दिया और कहा कि उसे उस मूल्य पर घाटा होगा। महिला वहां से चली गई। फिर परिवार समीप के सुपरमार्केट गया, वहां से सब्जियां क्रय की। सुपरमार्केट में अच्छे ढंग से पैक की गई फलियों के लिए उन्हें 40 रुपये प्रति किलोग्राम का भुगतान किया। क्या कारण है कि परिवार ने ऐसा किया? क्या कीमतों के अतिरिक्त कोई ऐसे कारक हैं जो क्रय विक्रय को प्रभावित करते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ। परिवार ने बेहतर पैकिंग, सफाई, गुणवत्ता और भरोसे के कारण सुपरमार्केट से वह फलियां खरीदी। कीमत के अलावा गुणवत्ता, सुविधा, स्वच्छता, भरोसा और प्रस्तुति भी क्रय विक्रय को प्रभावित करती है। बाजारों की समझ, इस पाठ पर आधारित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर जो अक्सर आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। प्रश्न, बाजार क्या है? इसका उत्तर है वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय का स्थान या व्यवस्था बाजार कहलाती है। प्रश्न, क्रेता किसे कहते हैं? इसका उत्तर है जो वस्तु या सेवा को खरीदता है वह क्रेता कहलाता है। विक्रेता किसे कहते हैं? इसका उत्तर है जो वस्तु या सेवा को बेचता है वह विक्रेता कहलाता है। इसके बाद कीमत क्या होती है? इसका उत्तर है वह राशि जिस पर क्रेता और विक्रेता सहमत होते हैं किसी वस्तु को खरीदने और बेचने के लिए। प्रश्न, मोल तोल क्या है? इसका उत्तर है कीमत तय करने की प्रक्रिया को मोल तोल कहते हैं। प्रश्न, मांग का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है वस्तु खरीदने की इच्छा और क्षमता को मांग कहते हैं। प्रश्न, आपूर्ति क्या है? इसका उत्तर है विक्रेता द्वारा बाजार में लाई गई वस्तुओं की मात्रा को आपूर्ति कहते हैं। प्रश्न, ऑनलाइन बाजार क्या है? इसका उत्तर है इंटरनेट के माध्यम से होने वाला बाजार ऑनलाइन बाजार कहलाता है। प्रश्न, बाजार कैसे कार्य करता है? इसका उत्तर है बाजार क्रेता और विक्रेता की आपसी सहमति से कार्य करता है। मांग और आपूर्ति के आधार पर कीमत तय होती है। प्रश्न, प्रत्यक्ष बाजार क्या होता है? इसका उत्तर है जहां क्रेता और विक्रेता आमने सामने मिलते हैं। हाट, दुकानें और मॉल इसके उदाहरण हैं। प्रश्न, साप्ताहिक बाजार क्या है? इसका उत्तर है जो बाजार सप्ताह में 1 या 2 दिन ही लगता है। यह स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। प्रश्न, घरेलू बाजार किसे कहते हैं? इसका उत्तर है देश की सीमा के भीतर होने वाला व्यापार घरेलू बाजार कहलाता है। इसमें आयात निर्यात शामिल नहीं होता। प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय बाजार क्या है? इसका उत्तर है देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहलाता है। इसमें आयात और निर्यात शामिल होते हैं। प्रश्न, थोक बाजार की भूमिका क्या है? इसका उत्तर है थोक बाजार में वस्तुएं बड़ी मात्रा में खरीदी और बेची जाती हैं। यह खुदरा बाजार को आपूर्ति करता है। प्रश्न, खुदरा बाजार का क्या महत्व है? इसका उत्तर है खुदरा बाजार उपभोक्ताओं को वस्तुएं उपलब्ध करवाता है। यह दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करता है। प्रश्न, बाजार लोगों को रोजगार कैसे देता है? इसका उत्तर है बाजार व्यापार और सेवाओं के अवसर प्रदान करता है। इससे लोगों की आय के साधन बनते हैं। प्रश्न, व्यक्तियों के जीवन में बाजारों की भूमिका समझाइए। इसका उत्तर है बाजार लोगों को भोजन, कपड़े, सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। वे रोजगार और आय के अवसर प्रदान करते हैं, साथ ही सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करते हैं। इसके बाद प्रश्न, सरकार बाजारों में हस्तक्षेप क्यों करती है? इसका उत्तर है सरकार बाजार को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप करती है। वह कीमतों को नियंत्रित रखती है और शोषण को रोकती है। इससे उपभोक्ता और उत्पादक दोनों सुरक्षित रहते हैं। प्रश्न, न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्या महत्व है?
इसका उत्तर है यह किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलवाता है। इससे किसानों की आय सुरक्षित रहती है और कृषि उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है। प्रश्न, न्यूनतम मजदूरी क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर है न्यूनतम मजदूरी श्रमिकों को उचित वेतन दिलाती है। यह उनके शोषण को रोकती है और जीवन स्तर सुधारने में सहायता करती है। प्रश्न, गुणवत्ता मानक क्या होते हैं? इसका उत्तर है गुणवत्ता मानक वस्तुओं की सुरक्षा और शुद्धता को बताते हैं। फसाई यानी FSSAI, ISI, एग मार्क इसके उदाहरण हैं। प्रश्न, उपभोक्ता गुणवत्ता का आकलन कैसे करता है? इसका उत्तर है उपभोक्ता पैकेट पर दी गई जानकारी देखता है, निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि और मूल्य को जांचता है। प्रमाणन चिन्ह देखकर वह निर्णय ले सकता है। प्रश्न, आपूर्ति श्रृंखला क्या है? इसका उत्तर है उत्पादन से उपभोक्ता तक वस्तु पहुंचने की प्रक्रिया को आपूर्ति श्रृंखला कहते हैं। इसमें उत्पादक, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता और उपभोक्ता शामिल होते हैं। यह वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करती है। प्रश्न, जागरूक उपभोक्ता का महत्व बताएं। इसका उत्तर है जागरूक उपभोक्ता सही जानकारी के आधार पर खरीद करता है, वह घटिया वस्तुओं से बचता है, इससे बाजार की गुणवत्ता सुधरती है। प्रश्न, FSSAI चिन्ह का अर्थ क्या है? तो यह चिन्ह खाद्य उत्पाद सुरक्षित और मानक के अनुसार है, यह बताता है। प्रश्न है, मणिपुर का ईमा कैथल बाजार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह बाजार महिलाओं द्वारा संचालित होने और विविध संस्कृतियों के संगम के लिए प्रसिद्ध है। तो यह थी वीडियो बाजारों की समझ। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल फेयर नोटबुक को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। अगर आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो सामाजिक अध्ययन यानी सोशल साइंस की सभी वीडियोस अंग्रेजी मीडियम में भी इसी चैनल पर उपलब्ध हैं। आप जो है प्ले लिस्ट में जाएं और वहां पर सोशल स्टडी इंग्लिश मीडियम सर्च करके सभी वीडियोज इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Click on next video to watch the video of the next lesson and click on full playlist for all the lessons of this topic.